नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या रहा। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करने वाले हैं जो हर खास और आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो। ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर सूरज पाठक जी और लखनऊ से ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं हमारे एडिटर इन चीफ से जय सर से लेना चाहूँगा। सर, आज वो कौन सी बड़ी खबर है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? देखिए, सबसे बड़ी खबर है जो यूरोपियन कंट्री में जिस प्रकार से जो दक्षिण पंथियों ने जीत हासिल की है और उसमें विशेषकर जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनकी करारी हार मिली है। उसमें वो देखने को मिला है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो बुरी तरह से हार गए। उसके बाद वो उन्होंने चिंता जाहिर की है जिस प्रकार दक्षिणपंथी जो लोग वहाँ पर हावी रहे, उसमें यूरोपीय कंट्री जो है पूरी तरह से दक्षिणपंथियों के कब्जे में चला जाएगा। मैं बता देना चाहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल बन के उभरी इटली के जो राष्ट्रपति है उनके कब्जे में अब यूरोपीय कंट्री मुझे लगता है चला जाएगा आज की खबर के अनुसार। दूसरी वह खबर यह है कि जिस प्रकार कनाडा के राष्ट्रपति ने मोदी को बधाई दी है और उसी अंदाज में मोदी ने उनको जवाब भी दिया है और वो जो बधाई है कनाडा के राष्ट्रपति के द्वारा मोदी को दी गई है उसमें ऐसा लगता है कि एक प्रकार से कटाक्ष था, लेकिन उससे भी तल्ख कटाक्ष के रूप में मोदी ने उनको जवाब दिया है और उस जवाब के बाद ऐसा लग रहा है कि कनाडा और भारत के बीच में जिस प्रकार की जो अभी भी एक तरह से अघोषित रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें और वृद्धि होना है। मैं बता देना चाहूंगा कि कनाडा के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था भारत के ऊपर जो कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की जो हत्या हुई है उसमें भारत के हाथ बताकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल जो है खाली बधाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि कनाडा के राष्ट्रपति ने इस प्रकार से बधाई दी और उसके जवाब में मोदी ने जो है जवाब दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है। बधाई देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ में वो मैत्री संबंध बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने किसी प्रकार से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, बल्कि जो सीमावर्ती जो देश है भारत के सभी कंट्री के प्रतिनिधि भारत में आए थे मोदी को बधाई देने के लिए मोदी के शपथ विधि में, लेकिन केवल पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। इसको लेके भी पाकिस्तान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, क्योंकि उनका कहना पड़ा कि हमें बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन मोदी की जो कूटनीति उन्होंने कहा कि इसमें हमें ना बुलाकर हमारा अपमान किया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने साथ में एक लाइन जो जोड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक संपन्न देश के ओर अग्रसर होता है, वही पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। मैं ये बता देना चाहूंगा, आर्थिक स्थिति ही नहीं, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अब जो आतंकवाद है उस पर अंकुश लगाने की ओर अग्रसर होगा। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर 9 श्रद्धालुओं को उन्होंने
मौत के घाट उतारा, उससे लग नहीं रहा है कि आतंकवादी हटाने का केवल वो बोलते हैं, लेकिन उनकी मंशा पाकिस्तान से आतंकवादी खत्म करना नहीं बल्कि आतंकवाद का उपज ही पाकिस्तान करता रहता है। भारत ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आतंकवाद खत्म करने की बात पाकिस्तान करता है, लेकिन कहीं भी उनके कार्यशैली से दिखाई नहीं देता है। यही कारण है जो भारत उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अपने मोदी के जो शपथ विधि है उसमें नहीं बुलाया। बिल्कुल। एक और अंतिम खबर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है कि हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई है उसमें यूएनएससी का एक संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के बाद लग रहा है कि शायद वहाँ की जो लड़ाई है वो रुक जाए और एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि रोज वहाँ पर कई लोग वहाँ मारे जा रहे हैं और उनके कारण से हमास ज्यादा उसमें चाहे चल संपत्ति हो चाहे जान हो, वो वहाँ पर नुकसान उठा रहा है। ऐसी स्थिति में यूएन जब मैदान में आ गया है, निश्चित रूप से इसमें युद्ध विराम की स्थिति बनेगी, लेकिन रूस उसमें सहमत नहीं हुए, उसमें हस्ताक्षर नहीं किया। इसका सीधा अर्थ यह है भले ही हमास और इजराइल का युद्ध रोकना चाहता हो रूस, लेकिन यदि हस्ताक्षर करता तो निश्चित रूप से जो है वो रूस और यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें भी इसका असर पड़ता। यही कारण से रूस ने उसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और उसका समर्थन उन्होंने नहीं दिया। तो इससे उस पर कोई फर्क भले ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की छवि जरूर खराब होगी, क्योंकि हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिक जो देश है वो युद्ध को रोकना चाहते हैं, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो या हमास इजराइल का युद्ध हो। ऐसी स्थिति में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई प्रेशर अब रूस पर पड़े और आगे चलकर जो है वो भी इसमें सहमत हो जाए कि हमास और इजराइल के युद्ध रोकना चाहिए। और इसी के आगे चलते अगर उसमें हस्ताक्षर करते हैं तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। एक और खबर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि शेख हसीना इन दिनों इंडिया में है, मोदी के शपथ विधि में शामिल हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में रह के विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख है उनसे वो मिलती रही। कल जो सोनिया गांधी के बंगले का जो वीडियो सामने आया है, अधिकतर चैनलों ने उसको प्रमुखता से दिखाया गया है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार सोनिया जी से मिलने के लिए वहाँ उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए पहुंची, वो एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलती हुई दिखाई दी। तो वहाँ भारत जो है पाकिस्तान को छोड़ के आसपास के सारे जो देश है उनसे एक मैत्री भाव से इस शपथ विधि में मिले और इससे केवल जो मालदीव और भारत के बीच में जो लड़ाई थी या जो मैत्री संभव नहीं हो पा रहा था, उस पे भी जो है उनके राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से भारत और मालदीव के बीच में भी जो संबंध है वो प्रगाढ़ होगा। और जो श्रीलंका और बाकी जो देश है उन्होंने काफी सराहना की है मोदी की और तीसरी मर्तबा मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। और बधाई के बाद अब जाके ये लग रहा है कि जैसे श्रीलंका चीन के उसमें चुंगल में फंसा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भारत के साथ मैत्री बढ़ाने के कारण से श्रीलंका के चुंगल से वो बाहर आ रहे हैं। एक अखबार ने आज प्रकाशित किया है कि सभी देश को आंकलन करने का पूरी तरह से आजादी है। तो भारत के इर्द गिर्द के जो देश हैं उन्होंने ये आकलन किया है कि यदि भारत के अलावा किसी देश से मित्रता करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। विशेष करके
चीन के साथ मित्रता करना घातक है, और जो कि पाकिस्तान फिलहाल उसी और अग्रसर हो रहा है जो चीन चाहता है, और बाकी जो देश है वो भारत के साथ खड़ा होना रहना चाहता है। तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो आसपास के जो सरकारें हैं वो भारत के साथ, और अकेला जो है पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा, उससे भारत को बल मिलेगा, और पाकिस्तान सदैव जो है उसमें चिंता में बना रहेगा कि भारत के साथ दुश्मनी हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फायदादायक है। बिल्कुल जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी जुड़े हैं, वो देश की तमाम राष्ट्रीय खबरों से हमको अवगत करवाएंगे। सूरज जी, वो तमाम बड़ी खबरें हैं कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, और दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में नई सरकार का जो गठन हुआ है और उस गठन के बाद में जो पावर मिला है, पावर से तात्पर्य कि जो मंत्रालय मिले हैं उसको लेकर तमाम चर्चा है। और आज जिन मंत्रियों को कल विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, आज वे अपने अपने विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं, फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और वहां पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया गया है, मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उसको लेकर के एक बात सामने आ रही है कि सोच वही, नई कहानी है, लेकिन नई कहानी में किरदार वही है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास जो बड़े विभाग हैं, चाहे गृह विभाग की बात करें, रक्षा विभाग, वित्त विभाग की बात करिए, सारे विभाग जो है अपने पास रखे हैं। और जो 30 कैबिनेट मंत्री हैं, उस 30 कैबिनेट मंत्री में से 11 मंत्रियों को पुराना मंत्रालय दिया गया है, जिसमें 21 पुराने चेहरे हैं। क्योंकि ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिस 30 लोगों की सूची है, इसमें 21 पुराने चेहरे हैं, और टॉप 5 मंत्रालय जो होते हैं, चाहे रक्षा विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग, सड़क विभाग, इनके साथ 11 विभाग ऐसे हैं जहां पुराना चेहरों पर भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो विभाग था वो बदल दिया गया है और वह राम मोहन नायडू को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दूरसंचार विभाग संभालेंगे। हालांकि उनके सामने चुनौती भी है। उनके सामने चुनौती इसलिए क्योंकि दूरसंचार मंत्रालय मिला है और इस महीने के आखिरी में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होना है, वो उनके लिए बड़ा सबक होगा। दूसरी बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, ये जो टॉप के नाम हैं, इनको जो मंत्रालय दिए गए हैं वो चर्चा में जरूर हैं। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं, जहां से मैंने अपने चर्चा की शुरुआत की थी कि एस जयशंकर ने पदभार ग्रहण करते ही कहा है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और मोदी की जो विदेश नीति है वह देश के लिए हितकर है। साथ ही पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा सीनियर लीडर बनकर सामने आए हैं। तीसरी बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हुए इन लोकतांत्रिक नेताओं के जो लोकतांत्रिक देश हैं, इन देशों में सबसे वरिष्ठ नेता बन गए हैं, सबसे सीनियर नेता बन गए हैं। क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ एक बात हम देखें कि निर्मला सीतारमण के सामने भी एक चुनौती है, उनको जो वित्त मंत्रालय मिला है, क्योंकि 5 साल में, क्योंकि जैसा कि 2014 में बात हुई थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के 11वें स्थान पर है और पिछले 10 सालों में वह 11वें स्थान से टॉप 5 में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में अपने दिए हुए भाषण में भी कहा था कि अब देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना बहुत अनिवार्य है और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा चुके हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण के सामने ये चुनौती की। दूसरी तरफ बात करूं, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है, साथ ही शहरी मंत्रालय भी उनको दिया गया है। तो जहां शहरी मंत्रालय की मैं इसलिए बात करना चाहता हूं मनीष, क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट थी और पहली कैबिनेट में 3 करोड़ नए आवास की जो मंजूरी दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ से ज्यादा को हम दे चुके हैं और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के घर देना है। तो 1 करोड़ घरों में सोलर बिजली पहुंचाना और यह जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, इसे सकारात्मक रूप से धरातल पर लागू करना मनोहर लाल खट्टर के लिए बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने इस बात की घोषणा चुनाव के दौरान भी की है, चुनाव के बाद भी की है। यहाँ बात करूं कि अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि आईटी व रेल मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और डिजिटल व्यक्तिकरण, डेटा संरक्षण व डिजिटल इंडिया का जो अधिनियम है वो कानून अब लाना होगा। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि पहली बार राम मोहन नायडू जो हैं उनको एविएशन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। टीडीपी से आते हैं और राम मोहन नायडू एविएशन मंत्रालय उनको दिया गया है। 2 साल में इस सेक्टर में बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय कंपनियों ने 1150 विमानों के ऑर्डर दिए हैं। तो इसको देखते हुए ये तमाम चीजें बात आ रही हैं। बात करूंगा मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, मंत्रिमंडल के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश के जो 5 मंत्री हैं, इन 5 मंत्रियों के पास 5 लाख करोड़ का बजट है। अकेले बात करें शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय की तो 3 लाख करोड़ का बजट उनके पास है, क्योंकि लगातार दूसरी बार कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश को दिया जाना है, या फिर यूं कहें कि मध्य प्रदेश के मंत्री को दिया जाना है। ये एक बड़ी भरोसे की बात आ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उस मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश के 5 मंत्रियों के खाते में लगभग 5 लाख करोड़ का बजट आया है। और 3 लाख करोड़ का बजट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली हुई कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का बताया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार में यह जो मंत्रालय है मध्य प्रदेश से पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर के पास रहा और अब फिर से मध्य प्रदेश के सांसद को मध्य प्रदेश सांसद से मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान को यह मंत्रालय मिला है। और शिवराज को लेकर हालांकि पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको कृषि विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि कृषि में जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो सुधार किए हैं, बात करें मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिलना, ये बात भी उसमें शामिल हो जाती है कि उनके किए हुए प्रयासों का जहां पहले एक प्रदेश को लाभ हो रहा था, पूरे देश को लाभ होगा। दूसरी तरफ बात करूंगा कि राजनीति से जुड़ी हुई खबर ही है, क्योंकि 4 माह बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों को जो है 24 सीटों का नुकसान हुआ, तो उससे बेचैनी हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में माफी चाहूंगा, लगभग 24 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अजीत पवार की एनसीपी में बेचैनी है, क्योंकि गठबंधन को डर है कि अगर लोकसभा चुनाव का ट्रेंड जारी रहा तो जो 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शिंदे और अजीत गुट के 15 से 20 विधायक घर वापसी की राह भी तलाश रहे, क्योंकि ये अटकलें हैं कि हो सकता है उन विधायकों की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि एनसीपी के जो मंत्री हैं छगन भुजबल और शिंदे के मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, उन्होंने संकेत भी दिए। हालांकि मोदी कैबिनेट में एनसीपी को जगह न मिलने से अजीत गुट में भी कुछ असंतोष तो देखा जा रहा है और महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, तब 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 105 और शिवसेना के पास 56 सीटें चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़कर सरकार भी बना ली, लेकिन शिवसेना के 56 में से 42 विधायक शिंदे के पास और 14 विधायक ठाकरे के साथ हैं। यहाँ एक बात है कि जिस तरह से एनसीपी को लेकर के जो तमाम अटकलें चल रही थी, उसमें श्रीकांत शिंदे जो हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, उन्होंने कहा है कि हमने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के साथ बिना समर्थन, मतलब बिना शर्त के समर्थन के हमारा है, कोई शर्त नहीं रखी है, क्योंकि जैसा था कि उनको कैबिनेट में लिया जाना है, राज्य मंत्री दिया जाना है या स्वतंत्र प्रभार दिया जाना है। इस तरह की अटकलों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि हमारा समर्थन बिना शर्त के है और सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी या बातचीत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करें और उनके लिए हमारा समर्थन है। दूसरी तरफ एक और खबर है जो लगातार चर्चा में है, वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि चुनाव के समय हमने देखा है कि विपक्ष के द्वारा एक बात लगातार उठाई जाती रही है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली के मुद्दे को लेकर के मुखर नजर आए हैं, तो वहीं विपक्ष मुखर इस बात पर नजर आया है कि मणिपुर में भी महिलाओं के साथ हिंसा हुई है और मणिपुर में भी महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है। उस विषय पर प्रधानमंत्री का कुछ ना कहना विपक्ष के लिए एक मुद्दा बना रहा। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर के अब संघ की ओर से जो बात आ रही है, क्योंकि संघ प्रमुख जो मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां त्राही त्राही हो रही है, उस पर ध्यान कौन देगा? क्योंकि चुनाव के दौरान दोनों पक्षों ने जैसे जैसे हमले किए हैं, जो बयानबाजी हुई है, उन्होंने कहा कि इससे दरारें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो बयान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के रवैये पर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि नागपुर में थे और संघ कार्यकर्ताओं के विकास वर्ग का कार्यक्रम था, वहां उन्होंने जिस तरह से कहा है कि
उन्होंने 2-3 बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने एक बात कही, क्योंकि एनडीए की जो पहली बैठक हुई थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया था, उन्होंने कहा था कि जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, बिल्कुल, उस शब्द को लेकर के मोहन भागवत की प्रतिक्रिया सामने आई है कि उन्हें विरोधी नहीं कहना चाहिए, उन्हें प्रतिपक्ष कहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि संसद में 2 पक्ष ज़रूरी होते हैं, देश चलाने के लिए सहमति ज़रूरी होती है और संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में, हर स्थिति में दोनों पक्ष जो हैं वो मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आएँ, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है और विपक्ष को विरोधी नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इस है। बात को लेकर के ये जो खबर है, एक तो मणिपुर पर उन्होंने जो बयान दिया है वो, हुँ, दूसरा उन्होंने एक बात और कही है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात के सियासी गलियारों में बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने चुनाव के दौरान देखा था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बात कही थी हुँ, कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं। हुँ, भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है, अब संघ की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बयान उनका आया है कि उन्होंने कहा है कि मर्यादा का पालन करें, अहंकार ना करें, जो अहंकार नहीं करता है वही सेवक कहलाता है। तो बिल्कुल, उन्होंने संभावना है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, कैबिनेट में हों या राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल, हम देखते हैं कि मोहन भागवत का यह कहना ठीक है, कि बिल्कुल, जो अहंकार ना करे और मर्यादा का पालन करे, बिल्कुल, वो सेवक कहलाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहलाने का अधिकार उसको ही होता है। दूसरी बिल्कुल, तरफ एक और खबर जो चर्चा में है, बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में क्योंकि 5,000 लोगों की भीड़ ने कलेक्टर का कार्यालय और एसपी कार्यालय में आग लगा दी है। यहाँ बलौदाबाजार जिले के सतनामी धर्मस्थल को तोड़ने को लेकर के ये देखा गया है कि एक बड़ी घटना सामने आई है कि जिला मुख्यालय में जमा लगभग 5,000 लोग थे और उन्होंने भीड़ थी और इस गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आग लगा दी और बिल्कुल, परिसर में लगभग 100 गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों हुँ, में भी आग लगा दी गई है। बिल्कुल और ये आपको खबर बता दें भी कि एक वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात घोषित हो गए, कि हुँ, अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात है और बाजार बंद हो गए हैं। हुँ। और ये खबर यहाँ भी क्योंकि बिल्कुल भीड़ ने छत्तीसगढ़ में पथराव बिल्कुल किया चर्चा है, का विषय पथराव रही में है। कई बिल्कुल ठीक है। पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिल्कुल, एक आपातकालीन बैठक बुलाकर के मुख्य सचिव और जीडीपी से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है? देखिए मनीष जी, मैं बताऊंगा यहाँ की राजधानी लखनऊ में बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने इस बार जो है अकबर नगर में जो मकान तोड़े जा रहे थे उसको रोक लगा दिया था, लेकिन उसके बाद में वो फैसला आने के बाद में कल अकबर नगर में सोमवार को 1100 घरों पर बुलडोजर चलाने का अभियान की शुरुआत हुई है। और बता दूं कि यह कार्रवाई लगभग 2 शिफ्टों में की है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट लगेगी और उसके बाद में 3 बजे से 8 बजे तक अवैध मकानों को ढाया गया और मंगलवार सुबह 9 बजे से फिर इसी शेड्यूल में अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 पोकलैन और 16 बुलडोजर से घर ढहाने का काम किया गया। बता दूं कि बैरिकेडिंग करके इलाके को पूरा सील किया गया है। किसी तरह का हंगामा ना हो इसके लिए सीएससी आरएएफ की 8 कंपनियां मौके पर तैनात की गई हैं। वहीं बता दूं कि 12 साल की एक बच्ची ने वीडियो जारी कर अखिलेश यादव और राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा है कि जब हम सुबह सोकर उठे तो चारों तरफ फोर्स ही फोर्स नजर आई है और कई बुलडोजर और पुलिस कर्मी पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरा दहशत का माहौल और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर सुबह 10 बजे से अकबर नगर बुलडोजर और स्पोर्ट्स लेकर पहुंचे। बुलडोजर को देखते ही लोग घरों का सामान सपेटने लगे हैं और प्रशासन ने सामान शिफ्ट करने के लिए मुफ्त गाड़ियों की व्यवस्था भी की है। मनीष जी, बता दूं कि यहाँ पे लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अवैध मकान बने हुए हैं। यहाँ पर कुकरेल रिवर फ्रंट को विकसित किया जाना है। उसी को लेकर जो ये मकान है अवैध है उनको तोड़ने का काम जो एलडीए में इंद्रमणि त्रिपाठी लगातार कर रहे हैं और अकबरपुर एरिया में कुल 13 क्लस्टर बनाए गए हैं। एलडीए अब तक 1700 लोगों को आवास दे भी चुका है और घर खाली करने के लिए लगातार चेतावनी एलडीए के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। अफसरों का कहना है कि लोगों को घर खाली करने के लिए चेतावनी दी थी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने जगह नहीं, अब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मकान ढहाने के अभियान की पहली सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी और फिर 3 बजे से 8 बजे तक चलेगी। अब तक कल 11
तो मकानों को तोड़ा जा चुका है। वहीं मनीष जी मैं बताऊंगी कि आज जो है योगी सरकार की एक अहम बैठक है जो 11 बजे से लोक भवन में बैठक होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होनी है। वहीं बता दूं कि आज जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक रायबरेली दौरा है। रायबरेली व अमेठी की जनता को आभार व्यक्त करेंगे सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी। वहीं रायबरेली में धन्यवाद सभा का आयोजन भी करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। लगभग 3:30 बजे रायबरेली अमेठी की जनता से रूबरू होंगे। मैं बता दूं कि चुनाव के बाद में राहुल और प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा होगा। साथ ही अमेठी सांसद किशोर कुमार शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ये पूरा मामला जो है भुए मऊ गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल। वहीं मैं बता दूं मनीष जी की अखिलेश यादव फिर पहली बार अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि अपने 3 भाइयों के साथ भी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे और सरकारी परिवार के कुल 5 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। वहीं मैं बता दूं कि जो कैरियर से अखिलेश यादव आज जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग किया है और मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि आज सुबह लखनऊ पहुंचकर कैरियर से इस्तीफा देंगे और कन्नौज सांसद रहकर जनता की आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि अब वक्त हो चला है विदाई लेने का, तो बता दें कि दर्शकों आज आपने देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों को जाना। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।